ओके, तो लास्ट टॉपिक हमने देखा था जनरल टर्म, या फिर हम कहते हैं जिसको nth टर्म ऑफ एन एपी देखा था। उसके ऊपर हमने कुछ एग्जांपल्स भी करे थे। ओके, नेक्स्ट पार्ट हम देखेंगे जी प्रॉपर्टीज ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। प्रॉपर्टीज ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, अगेन जैसे हमने डेफिनेशन देखा है वैसे ही ये स्टेटमेंट में ही रहेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विथ प्रॉपर्टी नंबर 1। For an arithmetic progression, when a non-zero constant जैसे हमने उसको बोला कि is added or subtracted from every term, then इधर मत लिखो, then इधर रखोगे तो याद रहेगा। then resultant sequence is also an arithmetic progression with common difference as d। देखो, मैं आपको प्रॉपर्टीज लिखवाऊंगा, ये आपका स्टेटमेंट है, ये आपका थ्योरी है, ये आपका ऑब्जर्वेशन है, ये आपका फैक्ट है, यही आपका थ्योरम है। बट ये कब सेंस करेगा? जब हम एक इसको एग्जाम्पल के ऊपर अप्लाई करके देखेंगे। हमारा टाइटल क्या है? प्रॉपर्टीज ऑफ एन एपी, मतलब हमारे पास ऑलरेडी एक एपी रहेगा, उसके ऊपर हम ये क्या कर रहे हैं जी? ऑब्जर्वेशंस कर रहे हैं। ये क्लियर है? स्टेटमेंट फॉर एन एपी, हमारे पास कोई भी एक एपी है, सस्ता वाला पकड़ के चलते हैं। जैसे हमने पकड़ लिया जी 2, 4, 6, 8, 10, इतने काफी एलिमेंट्स। ठीक है, ओके। व्हेन अ नॉन जीरो कांस्टेंट के, अब नॉन जीरो है तो पॉजिटिव भी हो सकता है या फिर निगेटिव भी हो सकता है, जीरो रहा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, बट स्टेटमेंट में बोला है व्हेन नॉन जीरो कांस्टेंट के इज एडेड और सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम एवरी टर्म, देन रिजल्टेंट सीक्वेंस इज आल्सो एन एपी। मतलब एपी के ऊपर कुछ फर्क पड़ा क्या? नहीं, पहले भी एपी था, अब भी एपी है, बट साथ में क्या बोला है? विथ कॉमन डिफरेंस एज डी। पहले अगर डी था, अब भी क्या रहेगा? डी ही रहेगा। अब चेकआउट करके देखते हैं, ये जो हमारा स्टेट एग्जाम्पल है, यहाँ पर कॉमन डिफरेंस क्या है? 2 है। के का कुछ तो वैल्यू पकड़ के चलो, लेट जैसे 5 पकड़ लिया। हमने क्या किया भाई? अब हर एक टर्म के अंदर एक तो +5 करेंगे या फिर -5 करेंगे, दोनों करके देखते हैं। ठीक है, एक बार +5 करता है, +5 किया तो देखो क्या बन जाता है? ये बन जाता है 7, ये बन जाता है 9, ये बन जाता है 11, ये बन जाता है 13 और ये बन जाता है जी 15। यहाँ पर कॉमन डिफरेंस क्या है? 2 ही है, जितना पहला था उतना ही है। माइनस करके देखते हैं, -5 किया अगर देखो तो क्या हो जाता है? ये हो जाता है भाई -3, नेक्स्ट हो जाता है -1, नेक्स्ट हो जाता है 1, फिर हो जाता है 3, फिर हो जाता है 5। यहाँ पर भी हमारा कॉमन डिफरेंस क्या है जी? 2 ही है। भले ही हमारे सारे के सारे टर्म्स चेंज हो रहा है, बट हमारे कॉमन डिफरेंस के ऊपर कुछ फर्क पड़ा क्या? नहीं पड़ा। ये क्लियर है? अब ऐसे ही हम सारे के सारे प्रॉपर्टीज देखेंगे एंड एक पालतू एग्जाम्पल के ऊपर जो भी जुगाड़ है वो अप्लाई करके देखते हुए चलेंगे। ये क्लियर है? पहला प्रॉपर्टी क्लियर। इसी वाले फॉर्मेट में सारे नेक्स्ट प्रॉपर्टीज रहने वाला है, ये भी स्टेटमेंट में याद होने चाहिए डेफिनेशन के जैसे। रीजन आपको एग्जांपल्स के ऊपर यही अप्लाई, यही ऑब्जर्व करना है।
ठीक है, मैं ये स्टेटमेंट बार बार बोलूंगा, प्रॉपर्टीज का मतलब ही ऑब्जर्वेशंस रहता है, मतलब ही फैक्ट है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे चलते हैं। फॉर एन एपी, फॉर एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, व्हेन ए नॉन जीरो कांस्टेंट, लेट्स से हमने पकड़ लिया जी के, is multiplied or divided with every term then resultant sequence is also an arithmetic progression। बोलते टाइम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोल रहे हो, लिखते टाइम आप एपी लिख सकते हो। विथ कॉमन डिफरेंस, अब देखो पहले क्या कर रहे थे, पहले वाली प्रॉपर्टी में हम ऐड कर रहे थे या फिर सब्ट्रैक्ट कर रहे थे, दोनों भी करे तो भी कॉमन डिफरेंस के ऊपर कुछ फर्क पड़ रहा था क्या? नहीं। बट अब यहाँ पर क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाइड और डिवाइड, दोनों में से कुछ तो एक कर रहे हैं, बट दोनों में से क्या कर रहे हैं उसके हिसाब से हमारे कॉमन डिफरेंस के ऊपर फर्क पड़ेगा। क्या पड़ता है? विथ कॉमन डिफरेंस एज, अगर मल्टीप्लाइड करेंगे तो हमारा जो डी रहेगा उसको के से मल्टीप्लाइड करना पड़ेगा, और अगर डिवाइड कर रहे हैं तो जो हमारा डी है उसको हमें के से डिवाइड करना पड़ेगा। कॉमन डिफरेंस के ऊपर ये इफेक्ट पड़ता है अगर मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड किया तो। प्रॉपर्टी 1 एंड प्रॉपर्टी 2 में आपको दिखेगा सिर्फ ये अंडरलाइन पार्ट अलग अलग है, अदरवाइज पैटर्न तो सेम ही है। ये क्लियर है? इसको एग्जांपल के ऊपर देखें, सेम एग्जांपल उठाते हैं। अब हमने ये वाला ले लिया जी, 2 4 6 8 10। ओके, अब यहाँ पर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं फॉर एनी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। हमारे पास ऑलरेडी एक एपी है जिसका कॉमन डिफरेंस हमें पता है। व्हेन अ नॉन जीरो कांस्टेंट इज मल्टीप्लाइड और डिवाइड, अब समझ में आया नॉन जीरो क्यों बोला? अगर मल्टीप्लाई करते तो जीरो रहता तो जीरो बन जाता, और जीरो से डिवाइड करने के लिए जाता तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, इसलिए नॉन जीरो, हमेशा नॉन जीरो। इज मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड विथ एवरी टर्म, देन रिजल्टेंट सीक्वेंस इज ऑल्सो एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। मतलब पहले एपी था, अब भी एपी ही है। अब कॉमन डिफरेंस के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है वो बता रहा है। विथ कॉमन डिफरेंस एज, मल्टीप्लाइड करेंगे तो भाई हमारा डी के साथ भी के मल्टीप्लीकेशन में आएगा, अगर के से डिवाइड कर रहे हो तो भाई डी के साथ के भी अब डिवीजन में आएगा। चेकआउट करके देखते हैं। लेट जैसे मैंने के का वैल्यू लिया है जी 2, अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाइड कर रहे हैं। हर एक टर्म को अब हम मल्टीप्लाई कर देंगे, देखो क्या हो जाता है। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, ये हो जाता है 12, ये हो जाता है 16, और ये हो जाता है 20। अब यहाँ पर देखो कॉमन डिफरेंस क्या हो गया जी, हमारा 4 हो गया, बराबर है। कॉमन डिफरेंस के ऊपर क्या फर्क पड़ा, ये जो ऊपर वाला टर्म था ना इसके साथ अब ये के भी क्या हो गया जी, मल्टीप्लिकेशन में आ गया। ओके, अब यहाँ पर हम डिवाइड करके देखते हैं। अब 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड किया तो देखो क्या बन जाता है, 1 2 3 4 एंड 5। अब यहाँ पर कॉमन डिफरेंस देखो क्या है जी, कॉमन डिफरेंस इज 1। पहले 2 था, अब जैसे ही हमने डिवाइड कर दिया यहाँ पर भी क्या हो गया जी, जो कॉमन डिफरेंस था इट वाज डिवाइडेड बाय के। ये समझ में आ गया? वैसे मैं एग्जांपल्स लेने वाला था, बट मैं ये प्रॉपर्टी इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि अगर थ्योरी पता रहेगा अप्लाई करने के लिए हमें अप्रोच पता चलता है। ये क्लियर है? काम तो करना है बट हमें अप्रोच पता चल जाता है, हमें ये आइडिया आता है कि हमें ऑब्जर्व कौन सी चीज़ की तरफ करना है। ये क्लियर है? ओके, चलो नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे आता है, प्रॉपर्टी नंबर 3।
अब यहाँ पर हम जब एपी चूज कर रहे थे, इट कैन बी ए फाइनाइट एपी और इनफिनिट, ये क्लियर है। अब हम कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगा कर देखेंगे। ओके, ये फाइनाइट एपी के लिए भी अप्लीकेबल है, इनफिनिट के लिए भी अप्लीकेबल है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर देखो क्या चेंज होता है, फॉर एन नहीं बोलेंगे, फॉर ए फाइनाइट एपी, फॉर ए फाइनाइट एपी when when it is reversed in an order such that last term is first term, second last term is, ऐसे मत लिखो, when last such that last term is first term and first term is last term. Then resultant sequence is also an AP, is also an arithmetic progression with common difference as minus d, with common difference as minus d. इसको हम एक एग्जाम्पल के ऊपर देखते हैं। फॉर ए फाइनाइट एपी, अब ये एपी के लिए तो देख ही रहे, बट स्पेशली कौन से टाइप का एपी के लिए, फाइनाइट एपी के लिए, क्योंकि अब देखो वैन से आगे कंडीशन रहता है, याद कैसे रखना है, स्टेटमेंट्स को याद रखने के लिए उसको बाइट साइज में कन्वर्ट करो। वैन के आगे हमेशा कंडीशन रहेगा, देन के आगे उसका रिजल्ट रहता है, ठीक है। और ऑब्जर्वेशंस हमेशा कैसे रहते हैं, कंडीशनल रहते हैं, ऑब्जर्वेशंस हमेशा कंडीशनल ही रहेंगे, ये क्लियर है। तो फॉर ए फाइनाइट एपी, अब एपी इनफाइनाइट नहीं है, लिमिटेड है उसके अंदर, क्यों, क्योंकि कंडीशन के आगे बोला है when it is reversed in an order such that its last term is first term and its first term is last term। समझ में आया फाइनाइट की जरूरत क्यों थी, अगर इनफाइनाइट रहता तो कर पाते क्या ये ऑर्डर रिवर्स, नहीं कर पाते, इसलिए किसके ऊपर अप्लाई किया है, ऑब्जर्व किया है, फाइनाइट एपी के ऊपर। लाइक जैसे पहले 10 टर्म्स है, पहले 20 टर्म्स है, पहले 50, 100, 100, 1000, ये क्लियर है, जितने भी रहेंगे बट हमेशा फाइनाइट रहेगा। देन रिजल्टेंट सीक्वेंस इज ऑल्सो एन एपी विथ कॉमन डिफरेंस माइनस डी, पहले अगर डी था अब क्या रहेगा, माइनस डी रहेगा। हमारा जो फालतू एग्जाम्पल है उसी के ऊपर देख लेते हैं, 2, 4, 6, 8, 10, 5 टर्म काफ़ी है। यहाँ पर हमारा कॉमन डिफरेंस क्या है जी, 2 है। अब इसको उल्टा कर दिया, A1, A2, A3, A4, A5 को अब लिखेंगे A5, A4 लाइकवाइज रिवर्स, तो 10 लिखा, फिर 8 रहेगा, फिर 6, फिर 4 एंड 2। अब यहाँ पर देखो कॉमन डिफरेंस क्या है, -2 हो गया, यहाँ पर कॉमन डिफरेंस -2 हो गया, ये क्लियर है। इससे हमें एक और पता चल जाता है, अगर कोई भी फाइनाइट एपी रहेगा उसको अगर पीछे से अगर अप्रोच करना है तो भी यूज कर सकते हैं इस प्रॉपर्टी को। इसको हम अप्लाई करके देखने वाला है सारे प्रॉपर्टीज के बाद, ठीक है। प्रॉपर्टी 4, फॉर ए फाइनाइट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, अगेन इसके लिए हमें कैसा चाहिए, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इनफाइनाइट नहीं चलेगा, हमेशा फाइनाइट ही बोल रहे हैं।
For a finite arithmetic progression, sum of terms equidistant from the beginning and the end is always constant, is always constant, and it is equal to sum of first and last term. यहाँ पर व्हेन एंड देन वाला कंडीशन नहीं है, ये सिर्फ ऑब्जर्वेशन है, बट किसके ऊपर है? फॉर ए फाइनाइट एपी। यू विल फाइंड आउट जब भी फाइनाइट की बात हो रही है ना, तो भी लास्ट टर्म तो आने ही वाला रहेगा, लास्ट टर्म रोल में आएगा ही आएगा। देखो यहाँ पर फर्स्ट एंड सेकंड में फाइनाइट इनफाइनाइट कुछ बोला था क्या? नहीं। थर्ड एंड फोर्थ में फाइनाइट बोला है, इधर लास्ट टर्म प्ले में आया था, इधर भी आएगा। ओके, ऑब्जर्वेशन करते हैं जी। फॉर ए फाइनाइट एपी सम ऑफ टर्म्स, एडिशन करना है, सम ऑफ टर्म्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द बिगिनिंग एंड द एंड, मतलब आगे से पहला पीछे से पहला, आगे से दूसरा पीछे से भी दूसरा, आगे से चौथा पीछे से भी चौथा, आगे से 10वां पीछे से भी 10वां, इस टाइप से। equidistant from the beginning and the end is always constant and it is equal to sum of first and last term। obviously first term आगे से पहला है, last term पीछे से पहला है, और इनका सम अगर हमेशा कांस्टेंट आ रहा है तो हमेशा हम ऐसा बोल सकते हैं। ये क्लियर है? स्टेटमेंट समझ में आ गया? एग्जाम्पल के ऊपर अप्लाई करके देखते हैं। अब थोड़ा ज़्यादा टर्म्स उठाता है, जैसे हमने एग्जाम्पल उठाया जी, छोटा वाला ही उठाता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, 10 टर्म्स। ये क्लियर है? आगे से सेकंड टर्म उठाया, पीछे से सेकंड टर्म उठाया, 9 + 2 11, सामने से चौथा टर्म उठाया, पीछे से भी चौथा टर्म उठाया, 7 + 4 11, आगे से 6 टर्म उठाया, पीछे से भी 6 टर्म उठाया, सम इज 11। और ये जो मेरा पहला वाला टर्म है और ये जो मेरा लास्ट वाला टर्म है, इनका सम इज ऑल्सो 11। ये क्लियर है? मतलब हमने अगर ऑलरेडी एक फाइनाइट एपी अगर लिया है तो उसके ऊपर ये ऑब्जर्वेशन हमारा क्लियर है। इसका फायदा क्या है? जब भी हमें किसी भी फाइनाइट एपी को एक सीरीज के अंदर कन्वर्ट करना है, समेशन ऑफ ऑल ऑफ इट्स एलिमेंट्स के अंदर जब कन्वर्ट करना है, ये वाला स्टेटमेंट हमें काफी हेल्प करेगा। समझ में आ रहा है? कैसे? सोचो जरा। पूछा जाएगा भाई इसका सम कितना आता है, हमारा पहले और लास्ट टर्म का सम कितना है? 11, और हमारे पास ऐसी कितनी जोड़ियां बनती है? 5। 11 × 5 55। इजीली आ गया। अब इसे मैन्युअली ऐड करके देखो, 1 + 2 + 3 3 + 3 6 + 4 10 5 15 6 21 7 28 8 36 9 45 + 10 55। अभी हर बार ऐसा करते बैठोगे क्या? नहीं, पता चल जाता है। जोड़ी ही तो बनानी है, तो 10 टर्म्स है, उसका आधा 5, एक जोड़ी का सम इज 11, तो 11 × 5 सीधा सम निकाल दिया। प्रॉपर्टी को कैसे यूज करना है समझ में आ गया? ओके, एग्जाम्पल लेंगे इसका, बट पहले सारी प्रॉपर्टीज कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे चले। प्रॉपर्टी नंबर 5 पे आता है। दिस प्रॉपर्टी इज फॉर
an arithmetic progression when terms are selected at regular intervals then resultant sequence is also an arithmetic progression. इज ऑल्सो एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. अब यहाँ पर देखो कॉमन डिफरेंस के ऊपर हमने कुछ भी ऑब्जर्वेशन नहीं लिखा है. रीजन हमारा रेगुलर इंटरवल क्या है हमें पता है क्या? नहीं. कितना है वो नहीं पता, बट जो भी है कैसा है, रेगुलर. ठीक है, ऑब्जर्वेशन करते हैं. छोटा वाला ही एग्जांपल उठाते हैं. जैसे हमने उठाया भाई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 एंड सो ऑन. नेचुरल नंबर का ही हमने, नेचुरल नंबर आर आल्सो एन एपी विद कॉमन डिफरेंस 1. अब क्या बोला है? फॉर एन एपी फाइनाइट है इनफाइनाइट है फर्क नहीं पड़ता. व्हेन टर्म्स आर सिलेक्टेड एट रेगुलर इंटरवल्स, टर्म्स आर सिलेक्टेड एट रेगुलर इंटरवल्स मतलब मैंने देखो जैसे 1 को सिलेक्ट किया और 2 टर्म को छोड़ के नेक्स्ट पे जंप किया. 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3. समझ में आ रहा है? टर्म्स आर सिलेक्टेड एट रेगुलर इंटरवल्स देन रिजल्टेंट सीक्वेंस इज ऑल्सो एन ए पी. ये भी क्या है? ए पी है. 1 4 7 10 13 ये ए पी है विथ कॉमन डिफरेंस 3. ठीक है. अब देखो इंटरवल चेंज तो कॉमन डिफरेंस भी चेंज हो जाएगा. अब देखो लेट्स से मैंने क्या किया, 2 को सेलेक्ट कर लिया, मैं 3 को स्किप कर रहा हूँ. अब पहले 2 को छोड़ा था, अब 3 को छोड़ रहा हूँ. 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 एरो के ऊपर ध्यान दो. अब 2 6 10 14 18 ये जो सेलेक्टेड टर्म्स है वो भी क्या दिखा रहे हैं? एक एपी ही दिखा रहा है विथ कॉमन डिफरेंस 4. यहाँ पर कॉमन डिफरेंस चेंज हो गया डिपेंडिंग ऑन हमारा जो इंटरवल है वो क्या है, बट जो भी है जैसा भी है कैसा है? रेगुलर है. ये क्लियर है? यू विल फाइंड आउट सिर्फ जब हम थ्योरी लिख रहे हैं तब आपको उतना क्लियर आइडिया नहीं आ रहा होगा, बट जब हम एक एग्जाम्पल के ऊपर अप्लाई करके देखते हैं तो क्लैरिटी आता है. अब मज़ेदार बात यही तरीका रहता है रिवीजन के टाइम पे इनको लॉन्ग लास्टिंग याद रखने के लिए. ठीक है, चलो नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे आते हैं. प्रॉपर्टी नंबर 6. Let A, B, C are in an arithmetic progression, then 2 times of B is equal to A plus C. या फिर हम इसको ऐसा भी बोल सकते हैं जी, B is equal to A plus C by 2. अब दोनों में से जो चाहे वो स्टेटमेंट यूज कर सकते हो, याद रख सकते हो, दोनों का मतलब एक ही है. 2 times of middle term is equal to first term plus last term. अब ऐसा ऐसा बोल सकते हैं ना, फर्स्ट टर्म मिडिल टर्म लास्ट टर्म. ये क्लियर है? 2 times of middle term is equal to first term plus last term और middle term is equal to first term plus last term by 2. दोनों में से कुछ भी बोला तो भी चल जाएगा. ये क्लियर है? इसके 6 ही प्रॉपर्टीज़ है, ज़्यादा नहीं है. ऑब्जर्वेशंस जो है ये सारे के सारे एक एपी के ऊपर है. हमारे ज़रूरत के हिसाब से हम इसको यूज़ करेंगे. पहला, तीसरा और पांचवा ये किसी भी एपी के लिए फाइनाइट रहे या फिर इनफाइनाइट रहे. तीसरा और चौथा ये स्पेशली फाइनाइट के ऊपर है. फाइनाइट है तो लास्ट टर्म प्ले में आएगा ही आएगा. ठीक है. और जो 6th वाला है काफ़ी स्पेशल है. अपन सिर्फ
कितने टर्म्स के बारे में बात कर रहे हैं? 3 के बारे में बात कर रहे हैं। चेकआउट करके देखना ही है। अब लेट्स जस्ट से मेरा अगर ये A1, A2 और A3 ये 3 टर्म्स अगर AP में है तो मैं पहले टर्म को A बोल रहा हूँ, दूसरे टर्म को क्या बोलेंगे हम? A प्लस डी, तीसरे टर्म को क्या बोलेंगे हम? A प्लस 2D। अब ये प्रॉपर्टी अप्लाई होता है कि नहीं देखते हैं। हम A प्लस सी करते हैं सबसे पहले, तो हमने क्या किया जी? A प्लस 2D, तो ये क्या हो जाता है भाई? 2 टाइम्स ऑफ A प्लस 2 टाइम्स ऑफ D। 2 अगर कॉमन ले लिया तो 2 टाइम्स ऑफ A प्लस डी, बट A प्लस डी क्या है? मिडिल टर्म है, तो मतलब ये सही है, ये हमेशा फॉलो करेगा ही करेगा। ये क्लियर है? हो गए जी सारे प्रॉपर्टीज। अब प्रॉपर्टी 3 के लिए बोला था, इसको हम अप्लाई करके देखेंगे। ठीक है, हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के पहले जो हमने कंसेप्ट देखा था, इट वाज जनरल टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब ये जनरल टर्म मतलब क्या था? जनरल टर्म मतलब हमारा nth टर्म था। nth term was defined as a plus n minus 1 times of d. It is our nth term. n का वैल्यू कितना भी बड़ा रहे हम आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं। हम इसके ऊपर प्रॉपर्टी 3 को अप्लाई करने की बात करें। प्रॉपर्टी 3 में पहला वाला ही वर्ड क्या है? इन ए फाइनाइट। पहला वाला पार्ट ही क्या है? इन ए फाइनाइट एपी। अगर फाइनाइट रहेगा तो नंबर ऑफ टर्म्स फिक्स रहेंगे, 10 है, 20 है, 100 है, जितने भी है फिक्स रहेंगे। ठीक है, तो लेट जस्ट से हमारे ये स्पेशल वाला केस है, इसको स्पेशल केस के अंदर लिखना जी। nth term from the end। जनरल टर्म मतलब nth term from the beginning। ये क्लियर है? फाइनाइट रहे इनफाइनाइट रहे हम हमेशा फाइंड आउट कर सकते हैं अगर हमें n पता रहेगा तो। बट व्हाट इफ हमें पूछा जाए nth term from the end? अगर ये nth term from the end है तो ऑब्वियसली हम क्या बोलेंगे? ये कौन से टाइप का अरिथमेटिक प्रोग्रेशन रहेगा भाई? फाइनाइट एपी रहेगा। और अगर फाइनाइट एपी अगर है तो हमें इसके क्या पता रहेंगे भाई? नंबर ऑफ टर्म्स पता रहने ही चाहिए। ये क्लियर है? और यहाँ पर हम क्या अज्यूम करके चलेंगे? लेट जस्ट से हमारे पास कितने टर्म्स हैं? m टर्म्स। ये क्लियर है? स्टेटमेंट लिखवा के दूंगा, बट पहले वो फॉर्मूला आया कहाँ से उसके ऊपर ध्यान दो। हमारा एक सिंपल वाला एग्जाम्पल उठाता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ये क्लियर है? अब यहाँ पर m का वैल्यू क्या है? 10 है। ओके, और लेट जस्ट से हमें क्या पूछा है? nth टर्म फ्रॉम द एंड पूछा है, बट अपन बिगिनिंग से पकड़ के चलेंगे, बिगिनिंग से निकाल के देखेंगे, क्योंकि हमें कौन सा वाला फॉर्मूला पता है? हमें nth टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग वाला फॉर्मूला पता है। तो जो भी nth टर्म फ्रॉम द एंड है वो बिगिनिंग से कितना आगे है वो देखेंगे। समझ में आ रहा है? जैसे कि पीछे से दूसरा टर्म बोला, आगे से 9वां टर्म है। समझ में आ रहा है? पीछे से अगर चौथा टर्म बोला तो आगे से 7वां टर्म है। ओके, तो लेट जस्ट से हमें nth टर्म फ्रॉम द एंड अगर बोला रहेगा तो हमारे टोटल टर्म्स कितने हो जाता है अगर हम उसी नंबर को अगर काउंट करने के लिए जाएंगे। ठीक है, लेट जस्ट से nth टर्म फ्रॉम द एंड, n का वैल्यू क्या दिया जी? 2 है। अब यही टर्म आगे से देखो कितना है? 9th है। यही टर्म आगे से 9th है। तो बट इस टर्म को हम कितनी बार काउंट कर रहे हैं? पीछे से एक बार कर रहे हैं और आगे से एक बार कर रहे हैं, तो बेसिकली ये टर्म 2 बार काउंट हो रहा है। ये टर्म 2 बार काउंट हो रहा है, और रिपीट अगर हो रहा है तो हम क्या करेंगे? एक बार माइनस कर देंगे। तो पीछे से सेकंड है, आगे से 9th है, 2 + 9 11, बट हमारे टर्म्स कितने हैं? 10, इसलिए अपन -1 कर रहे हैं। ये समझ में आ रहा है? तो मैं इसको ऐसा बोल सकता हूँ, आगे से जो 9th नंबर आया वो कैसे लेकर आएंगे हम? m अगर 10 है और ये nth टर्म फ्रॉम द एंड, nth फ्रॉम एंड, अगर ये सेकंड है, ये बिगिनिंग से क्या रहेगा?
नाइन्थ होना चाहिए, तो इस नाइन्थ को हम कैसे लेकर आएंगे, 10 माइनस 2 प्लस 1, बराबर है। अब यहाँ पर 10 का वैल्यू, 10 किसका वैल्यू है, m का वैल्यू है, ये 2 किसका वैल्यू है, n का वैल्यू है, और 1 तो भाई ऐसे ही आ चुका है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, दिस इज m माइनस n प्लस 1th टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग। तो हम जो बोल रहे हैं nth टर्म फ्रॉम द एंड इज m माइनस n प्लस 1th टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग, तो सीधा इसी वैल्यू को हम ये फॉर्मूले के अंदर डाल देंगे। ये क्लियर है, ओरिजिन कहाँ से हो रहा है समझ में आ गया। अब स्टेटमेंट सीधा लिख लेंगे, for a finite AP, for a finite arithmetic progression with m number of terms, nth term from the end is m minus n plus 1th term from the beginning. ये अपना रीजन है, हम आगे जो भी फॉर्मूला लिख रहे हैं ये हमारा क्या है, जो उसके लिए रीजन है। वाई, बिकॉज हमें nth टर्म हमेशा कहाँ से निकालना पड़ता है, बिगिनिंग से निकालना पड़ता है, बट हमें पूछा कहाँ से, एंड से। तो जो हमारा nth टर्म फ्रॉम द एंड रहेगा वो m माइनस एन प्लस 1th टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग रहेगा, तो यही हम किधर डाल देंगे, इधर। तो देयरफॉर फॉर जनरल टर्म a plus n minus 1 times of d, put n as m minus n plus 1। n की जगह पर अब हम क्या लिखेंगे, सिर्फ इसको लिख देंगे। therefore nth term from the end is given as a plus m minus n times of d, m minus n times of d। याद रखना काफी इजी है, हमारा जनरल टर्म का फॉर्मूला क्या है, a प्लस n माइनस 1 टाइम्स ऑफ d। यहीं पर अगर nth टर्म फ्रॉम द एंड पूछा है तो आपको क्या पता होना चाहिए, m पता होना चाहिए, तो हम सीधा क्या लिख सकते हैं, a प्लस m माइनस n टाइम्स ऑफ d। ये क्लियर है। इसको एक एग्जांपल के ऊपर अप्लाई करके देखते हैं। फॉर एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन 2, 5, 8, 11 up to 278, find 15th and 31st term from the end, from the end। ये वाले क्वेश्चन को हम दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, सीधा nth टर्म फ्रॉम द एंड वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, बट जिसके लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, हमें a पता है, हम d निकाल सकते हैं, हमें n दिया हुआ है, हमें m निकालना पड़ेगा। ये बराबर है। तो जो हमारा पहला वाला तरीका है, ठीक है, अप्रोच नंबर 1,
हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले क्या निकालेंगे भाई, एम निकालेंगे। ये रीजन क्या है भाई, हमारा nth टर्म फ्रॉम द एंड का सीधा फॉर्मूला क्या है, a प्लस एम माइनस एन टाइम्स ऑफ डी। हमें a पता है 2 है, d निकाल सकते हो 5 माइनस 2 3 है। हमें n पूछा गया, हमें कौन मिसिंग है जी, m मिसिंग है, तो हम सीधा m निकालेंगे। ये क्लियर है। यूज करेंगे भाई हमारा कौन सा वाला टर्म, जनरल टर्म वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। जनरल टर्म मतलब क्या रहता है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन टाइम्स ऑफ डी। यहाँ पर हमारा कॉमन डिफरेंस क्या है जी, 3 है। ए इज इक्वल टू क्या है जी, 2 है। हमारा लास्ट टर्म क्या है 278, तो सीधा nth टर्म इज 278, फर्स्ट टर्म इज 2, दिस इज n माइनस वन एंड कॉमन डिफरेंस इज 3। सीधा इसको सॉल्व कर देंगे। हाँ, ये n माइनस वन टाइम्स ऑफ 3 इज इक्वल टू, ये प्लस 2 इधर आएगा तो -2, 276। अब 3 से डिवाइड होता है कि नहीं, चेकआउट करो। 3 से डिवाइड किया तो देखो क्या बन जाता है, ये 9, ठीक है, और यहाँ पर 92। n माइनस वन इज इक्वल टू 92, तो n का वैल्यू क्या रहेगा, 93 रहेगा बेसिकली। दिस इज एक्चुअली क्या है जी, हमारा टोटल नंबर ऑफ टर्म्स रहेगा। और यहाँ पर हम बात करेंगे तो हमें किसका वैल्यू मिल गया, अब m का वैल्यू मिल गया। तो भले ही फॉर्मूले के हिसाब से हमने n बोला, अब यहाँ पर वेरिएबल के लिए नाम चेंज हो जाएगा नेक्स्ट फॉर्मूले के लिए। m का वैल्यू क्या मिला, 93। अब a पता है, m पता है, n पता है, d पता है, सीधा वैल्यूज पुट करो। हमें पहला क्या पूछा है, 15th टर्म फ्रॉम द एंड पूछा है, 15 फ्रॉम एंड। तो सीधा देखो फॉर्मूला क्या बन जाता है हमारा, a प्लस एम माइनस एन टाइम्स ऑफ डी। a is 2, m is 93, n is 15, d is 3। देखो क्या आता है, 93 माइनस 15 78, 78 इंटू 3 कितना हो जाता है, 234, 234, 234 प्लस 2 236। तो ये क्या मिला जी, 236 मिला। नेक्स्ट 31st टर्म फ्रॉम द एंड, 31st फ्रॉम एंड। अब यहाँ पर ये क्या बन जाएगा, 2 प्लस 93 माइनस 31 टाइम्स ऑफ 3, 93 माइनस 31 62, 62 इंटू 3 186, 186 प्लस 2 188। ओके, ये आ गए जी हमारे आंसर्स। ये क्लियर है, अप्रोच 1 समझ में आ गया। अप्रोच 2 को देखो। अब अप्रोच 2 के लिए देखो हम क्या कर रहे हैं। अब यहाँ पर स्पेशल केस क्या है, हम यहाँ पर क्या यूज करने वाले हैं जी, अप्रोच 2 के लिए हम क्या करने वाले हैं, प्रॉपर्टी नंबर 3 यूज करने वाले हैं। प्रॉपर्टी नंबर 3 क्या बोला, इन ए फाइनाइट एपी व्हेन देयर ऑर्डर इज रिवर्स्ड resultant sequence is also an AP with common difference minus D, minus D। तो यहाँ पर देखो हमें क्या पता है, A इज इक्वल टू 2 है, हमारा जो nth टर्म है या फिर लास्ट टर्म है क्या दिया है जी, 278 दिया है। और हमारा कॉमन डिफरेंस क्या है जी, हमें पता 3 पता है, ये तो पता है हमें अब तक एवरीवन। ओके, थर्ड प्रॉपर्टी के हिसाब से ऑर्डर अब रिवर्स पकड़ के चलेंगे तो अब नया वाला हमारा क्या होगा जी, देखो a इज इक्वल टू रहेगा अब 278 और हमारा d रहेगा अब -3 और लास्ट टर्म इज 2। हमें लास्ट टर्म से अब कुछ लेना देना है नहीं, हमें फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस चाहिए। अब क्या पूछा है जी, 15th एंड 31st टर्म, तो सीधा n का वैल्यू क्या कर डाल देंगे पहली जगह पर 15। क्या रहता है भाई हमारा nth टर्म, nth टर्म रहता है a प्लस एन माइनस वन टाइम्स ऑफ डी। a ये रहेगा, d ये रहेगा, n का वैल्यू हमें पूछा है। तो देखो क्या बन जाता है, 278 टाइम्स ऑफ 15 माइनस वन टाइम्स ऑफ -3, 15 माइनस वन 14, 14 इंटू -3 -42, -42 करके देखो क्या होता है, 42 ना, लाइक -42, 6 3 2 236, लास्ट टाइम यही मिला था। नेक्स्ट हमें अब कौन सा चाहिए भाई, n इज इक्वल टू 31 चाहिए। तो a n क्या रहेगा जी हमारा
278 प्लस 31 माइनस 1 टाइम्स ऑफ -3, 31 माइनस 1 30, 30 इंटू -3 -90, 278 माइनस 90 188। यहाँ पर भी हमें आंसर वही आया है। अब क्वेश्चन आता है कि सर हम कौन सा चीज़ यूज़ करें। दोनों ट्राई करके देखो, आपको जो सही लगे, आपको जो पसंद है वो आप यूज़ कर सकते हैं। ये क्लियर है एवरीवन? एवरीवन, यहाँ पर अप्रोच 1 इज nth टर्म फ्रॉम द एंड वाला तरीका लगा है, जिसके लिए हमें किसकी ज़रूरत थी, m की ज़रूरत थी, इसलिए पहले उसको फाइंड आउट कर लिया, सीधा फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। वहाँ पर हमने क्या कर दिया, ऑर्डर को ही रिवर्स कर दिया, d की जगह अब -3 आएगा, लास्ट टर्म विल बी अवर फर्स्ट टर्म, एंड फिर हमने सीधा जनरल टर्म वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। दोनों में कोई दिक्कत? अब देखो, आपको हमेशा इस टाइप के लाइक nth टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग या फिर nth टर्म फ्रॉम द एंड ऐसा ही पूछा जाएगा, ऐसा जरूरी नहीं है। कभी कभी घुमा के पूछते हैं। कैसे, वो एक क्वेश्चन देखते हैं, उसके लिए अप्रोच क्या है वो भी देखेंगे, बिकॉज वी आर गोइंग फॉर अ न्यू कंसेप्ट। नया कंसेप्ट है जी, सिलेक्शन ऑफ टर्म्स फॉर एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अगर हमें कोई भी क्वेश्चन दिया गया है एक एपी के ऊपर, तो हमें क्या करना जरूरी है भी, वो एपी के अंदर के टर्म्स सेलेक्ट करना आना जरूरी है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, अब ये क्वेश्चन को देखो, हमें अब तक जितना नॉलेज है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जनरल टर्म, nth टर्म फ्रॉम द एंड, उसके हिसाब से क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। क्यों? सम ऑफ 3 टर्म्स in an arithmetic progression is 36, and their product is 1680. Find those terms. ओके अब देखो, हमें क्या बोला है, सम ऑफ 3 टर्म्स इन एन एपी। अब इन एन एपी है और 3 टर्म्स के ऊपर हमें एक ही प्रॉपर्टी पता है, प्रॉपर्टी नंबर 6, जिसके हिसाब से लेट जैसे हमने क्या अज्यूम कर लिया जी, ए बी एंड सी, ये तीनों टर्म्स का सम क्या बोला है जी, 36 बोला है। ठीक है, हम सीधा ये फॉर्मूला भी डाल देंगे भाई कि लाइक a प्लस सी इज इक्वल टू क्या रहता है, 2 टाइम्स ऑफ b रहता है, तो 2 टाइम्स ऑफ b प्लस b इज इक्वल टू 36, तो 3b इज इक्वल टू 36, तो b का वैल्यू क्या मिल गया, 12 मिल गया। ओके, बट इसके आगे क्या, नेक्स्ट चीज क्या बोला है, देयर प्रोडक्ट इज 1680, मतलब a इंटू बी इंटू सी इज इक्वल टू क्या है, 1680, जिसमें से हमने b का वैल्यू तो फाइंड आउट कर लिया, चलो b का वैल्यू डाल दिया भाई 12, तो a इंटू सी इज इक्वल टू हमें क्या मिल गया भाई, 12 से डिवाइड कर देंगे भाई, 12 1 जा 12 बचा 4, 12 4 जा लाइक दिस, a इंटू सी क्या मिला 140। बट इसके आगे हम कुछ कर सकते हैं क्या, a एंड c कितने अननोन है, 2 अननोन है, बट इक्वेशन अपने पास कितना है, एक ही है, क्योंकि एक को तो यूज कर लिया ना, या फिर दोनों के हिसाब से देखेंगे, देयर सम एंड देयर प्रोडक्ट, वी आर गोइंग टू गेट हाउ मेनी इक्वेशंस, ओनली 2 इक्वेशंस, बट हमारे अननोन कितने हैं, 3 अननोन, 3 अननोन।
और अब तक आपने मैथ जब भी काम किया रहेगा, सुना रहेगा भाई, जितने अननोन्स हैं हमें कम से कम उतने इक्वेशंस की ज़रूरत पड़ती है। ये क्लियर है एवरीवन? ये क्लियर है? तो यहाँ पर हमें भी दिक्कत आती है अगर हम इनको क्या पकड़ के चलेंगे, ए बी एंड सी अज्यूम करके चलेंगे, तो भाई दिक्कत आ रही है, काफ़ी बड़ी टेंशन आ रही है। ओके, तो चलो भाई अब थोड़ा सा पीछे जाते हैं। हमारे तीनों टर्म्स कैसे हैं, एपी के अंदर है, तो मैं दो इक्वेशंस बन सकते, तो सिर्फ मैं दो टर्म्स को यूज करके तीन टर्म्स डिफाइन करूंगा। जैसे कि हम क्या जानते हैं, जैसे अगर मेरा a1 a2 एंड a3 है, ये दोनों के बीच का कॉमन डिफरेंस क्या है, d है। ये दोनों के बीच का भी कॉमन डिफरेंस क्या है, d है, बराबर है। तो मैं अगर ये बीच वाले टर्म को अगर मैंने a अज्यूम कर लिया, ये पिछला वाला टर्म क्या रहेगा, a माइनस डी रहेगा, और ये अगला वाला टर्म क्या रहेगा, a प्लस डी रहेगा। अब देखो हम जिस तरीके से ट्राई कर रहे थे पहले, ए बी सी कितने अननोन थे, तीन। अब a माइनस डी, ए एंड a प्लस डी कितने अननोन है, दो ही अननोन है, दो ही अननोन है। तो अब ये दो अननोन्स को अगर हम यूज करेंगे तो ये दो इक्वेशंस के अंदर डालेंगे, तो भाई दो इक्वेशंस दो अननोन, अब ये आराम से सॉल्व हो जाएगा। हमने बेसिकली क्या किया, सिलेक्शन ऑफ टर्म्स फॉर एन एपी। हमने नॉर्मली a1 a2 a3 ऐसे भी पकड़ के नहीं चले, हम क्या जानते हैं भाई, जनरल टर्म जब फाइंड आउट कर रहे थे हमें a और d ये दोनों काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है किसी भी एपी के लिए। तो अगर a एंड d अगर इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो किसी भी एपी के अंदर के कोई भी टर्म सेलेक्ट करने के लिए जब हम जाएंगे उन्हीं को यूज करेंगे, a एंड d को ही यूज करेंगे। ये क्लियर है? तो पहले इस क्वेश्चन की तरफ ध्यान देना, ऐसे कुछ एग्जांपल्स और करेंगे। ओके, अब सॉल्यूशन के लिए जा रहे हैं। हमारा एबीसी वाला अप्रोच फ्लॉप हो गया, हमारा अब ये नेक्स्ट वाला अप्रोच देखते हैं, ए माइनस डी, ए एंड ए प्लस डी, ये तीनों टर्म्स पकड़ के चलेंगे। सम ऑफ थ्री नंबर्स इन एन एपी, तो भाई लेट ए माइनस डी, ए एंड ए प्लस डी आर थ्री टर्म्स इन एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। भाई सब्जेक्टिव के हिसाब से भी प्रिपेयर करना है, 11 12 के लिए अलग से प्रिपेयर करते हुए नहीं बैठेंगे, इस तरीके से अप्रोच करना पड़ता है। लेट ये तीन हमारे टर्म्स हैं, सो पहला इक्वेशन बनेगा सम ऑफ थ्री टर्म्स इन एन एपी इज 36। तो मतलब अकॉर्डिंग टू दिस a माइनस डी प्लस ए प्लस डी इज इक्वल टू क्या है जी, हमारा 36 है। इनको कंबाइन कर लेते हैं, देखो क्या हो जाएगा भाई, समेशन है ना, तो भाई ब्रैकेट तो आराम से हट जाएगा, ये माइनस डी और ये प्लस डी काटे, ये क्या हो जाएगा 3a इज इक्वल टू 36, हमें a का वैल्यू मिल गया जी 12। इसी को लगे हाथ यूज कर लेंगे, सीधा बोल के चलेंगे भाई ये 12 है, ये 12 प्लस डी है और ये 12 माइनस डी है। एक्चुअली दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, इसको हम बाद में भी यूज कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट कंडीशन, ठीक है, देयर प्रोडक्ट इज 1680, तो हम सीधा क्या बोलेंगे, a माइनस डी इंटू ए प्लस डी इज इक्वल टू 1680। अब सीधा 12 का लाइक फ्रॉम इक्वेशन 1 a का वैल्यू डाल दो सीधा, अब 12 डाल दिया, अब देखो क्या बन जाता है, 12 माइनस डी इंटू 12 प्लस डी इज इक्वल टू 1680। अब हम क्या करते हैं, 12 से उधर डिवाइड कर ही देते हैं, लास्ट टाइम किया था ये, अब भी कर ही देते हैं, बट साथ में देखो हमारे इधर क्या बचता है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बचता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा मेरा यहाँ पर 12 स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर बन जाएगा, और यहाँ पर 1680 डिवाइडेड बाय 12 आएगा। अब ये हमारा डिवीजन क्या आया था जी, 140 आया था लास्ट टाइम। ओके, अब इसको सॉल्व करते हैं, 12 स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 140, ए डी स्क्वायर उधर जाएगा, 140 इधर आएगा, 12 स्क्वायर 144 माइनस 140 इज इक्वल टू डी स्क्वायर रहेगा। ये इसका मतलब 4 रहता है, तो डी स्क्वायर अगर 4 है तो भाई डी का वैल्यू क्या रहेगा, प्लस माइनस 2 रहेगा। अब ये प्लस माइनस क्यों लिया है वो भी बताता हूँ। अगर मेरा इसके हिसाब से मेरा बीच वाला टर्म क्या है, 12 है ना,
अगर मैंने +2 लिया तो देखो क्या बन जाता है, ये बन जाता है 10, ये है 12, वो है 14। मैंने अगर -2 लिया तो ये बन जाता है 14, ये है 12 और ये है 10। उनका सिर्फ ऑर्डर रिवर्स हो जाता है, बट हमने प्रॉपर्टी 3 क्या बोला है, व्हेन इन अ फाइनाइट एपी व्हेन ऑर्डर इज रिवर्स रिजल्टेंट इज आल्सो एपी विद कॉमन डिफरेंस -d। तो +2 लो या फिर -2 लो, मिलेंगे तो आपको वही 3 टर्म्स। ये क्लियर है, आइदर इन इंक्रीजिंग ऑर्डर और डिक्रीजिंग ऑर्डर। ये क्लियर है। सिलेक्शन ऑफ टर्म्स हमने कैसे किया, समझ में आया? नॉट इन लाइक ABC, वी ऑलवेज वेंट फॉर A एंड D। सिलेक्शन ऑफ टर्म्स के लिए सिंपल फंडा यही है, हम हमेशा A एंड D की तरफ ही जाएंगे। हम इनको सीरीज में कन्वर्ट करने के लिए जा रहे हैं, बट अब तक हम जितने भी काम कर रहे हैं उसके अंदर याद बस एक ही रखना है, हम किन को यूज कर रहे हैं, फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस, उनके ऊपर ही डिपेंड कर रहे हैं, क्योंकि यही है जो एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को काफी स्पेशल बनाता है। ये क्लियर है? ओके, ये एग्जांपल लिख लेना बाद में, उसके पहले हमें एक टेबल बनाना है। सिलेक्शन ऑफ टर्म्स फॉर एन एपी हेडिंग डाल दिया। यहाँ पर आपको क्या करना है जी, पहला वाला पार्ट रहेगा सीरियल नंबर, ऑब्वियसली फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। नेक्स्ट रहेगा जी नंबर ऑफ टर्म्स, एंड नेक्स्ट इज व्हाट आर द टर्म्स। ये क्लियर है? ये नंबर ऑफ टर्म्स वाला छोटा बनाओ, ज्यादा बड़े की जरूरत नहीं है, हमें टर्म्स वाला काफी बड़ा चाहिए। ये क्लियर है? सिर्फ 2 नंबर दिए रहेंगे तो हम उसको एपी बोल सकते हैं क्या? सर तीसरा मिलेगा तो एक श्योरिटी हो जाती है, राइट? तो मैंने बोला 2 6, बोला सर आगे 10 रहेगा तो ये एपी है, 9 या 11 रहेगा तो ये एपी नहीं होगा। ये सीक्वेंस में भी बन सकता है बट ये एपी तो नहीं होगा। और हम इसको अगर सम ऑफ लाइक सिलेक्शन ऑफ टर्म्स फॉर एन एपी बोले तो भाई एपी के लिए हमारे पास कम से कम कितने टर्म्स की बात कर रहे हैं हम, 3 की बात कर रहे हैं। तो अगर मेरे नंबर ऑफ टर्म्स जो लेने हैं वो अगर 3 रहेंगे तो ये जो हम टर्म्स रहेंगे याद क्या रख रहे हैं, हमेशा किसके टर्म में लेंगे, ए एंड डी के टर्म में लेंगे। तो यहाँ पर हम 3 टर्म्स लेंगे जी, ए माइनस डी, ए एंड ए प्लस डी लेकर चलेंगे, ठीक है। और यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है, हर 2 पड़ोसी टर्म्स के बीच में कॉमन डिफरेंस क्या है, डी है। कॉमन डिफरेंस इज डी। नेक्स्ट, व्हाट इफ हमें 4 टर्म्स एपी के अंदर सेलेक्ट करना है। समझ में आ रहा है हम ये क्यों कर रहे हैं? 3 के लिए हमने एबीसी लिया था, फ्लॉप गया। 4 के लिए अब एबीसीडी लेंगे तो फॉर श्योर फ्लॉप ही जाएगा, इसलिए हम ए एंड डी के टर्म्स में ही कर रहे हैं। अगर 4 टर्म्स ले रहे तो देखो हम क्या लेंगे, ए एंड डी को ही यूज करेंगे, बट यहाँ पर अब मिडल टर्म हो सकता है क्या, नहीं होगा। इसलिए हम देखो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, ए माइनस 3d, ए माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस 3d। थोड़ा सा नीचे हो गया, कोई पंगा नहीं। अगर हमें 4 टर्म सेलेक्ट करने हैं तो देखो हम यहाँ पर ध्यान क्या रख रहे हैं, हमारा जो कॉमन डिफरेंस रहेगा इट विल बी 2d। 2d ऐड किया ये मिला, 2d ऐड किया ये मिला, 2d ऐड किया ये मिला। ओके, नेक्स्ट, व्हाट इफ अगर हमें 5 नंबर ऑफ टर्म्स चाहिए रहेंगे तो सिलेक्शन ऑफ टर्म्स कैसे करेंगे। यहाँ पर मिडिल टर्म है, मिडिल टर्म को हम पकड़ के चलेंगे, a, उसके पिछले वाला a माइनस डी, उसके और पिछले वाला a माइनस 2d, उसका अगला वाला a प्लस डी और उसका अगला वाला a प्लस 2d। अब यहाँ पर अगेन 5 टर्म्स है ना, यहाँ पर कॉमन डिफरेंस क्या रहेगा, d। You will find out the pattern when we have odd number of terms, common difference is d. When we will have even number of terms, common difference will be 2d। कैसे, चौथे पे पता चल जाएगा। यहाँ पर ले जैसे 6 टर्म्स चाहिए तो हम यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, देखो जी, a माइनस 5d कॉमा a माइनस 3d कॉमा
ए माइनस डी कॉमा ए प्लस डी, ए प्लस 3d, ए प्लस 5d, और यहाँ पर अगेन कॉमन डिफरेंस विल बी 2d। अब लकीली 5 से ज़्यादा के लिए कभी जाते नहीं हैं, अब तक आया तो नहीं है, ठीक है, बट इफ़ यू वांट टू हैव सम फन हम कर सकते हैं। ये क्लियर है? ये टेबल जैसे ही बनाओगे, अब ये वाला जो क्वेश्चन है वो एज एन एग्जाम्पल लिख लो। हमें 3 टर्म्स बोला इसलिए हमने 3 टर्म्स को क्या ले लिया जी, ए माइनस डी, ए एंड ए प्लस डी। टेबल हो गया सबका? आगे आप क्वेश्चन नोट डाउन कर लो। मैं यहाँ पर अब लेफ्ट हैंड साइड पे आपको एक और क्वेश्चन दूंगा। Four terms are in arithmetic progression such that their sum is 36 and ratio of product of ends with product of means is 9:10, is 9:10. Find these numbers. अगेन वी विल फाइंड आउट हम हमेशा ए एंड डी पे क्यों जाते हैं, बिकॉज हमें हमेशा कंडीशंस कितने इक्वेशन बनाने के लिए मिलता है, सिर्फ 2 इक्वेशंस बनाने के लिए मिलता है। ये 2 इक्वेशंस को हम यूज करेंगे फॉर फाइंडिंग आउट ए एंड डी। ये क्लियर है? ए एंड डी के लिए। बट ए एंड डी के टर्म में हम कब लिखेंगे, जब भाई हमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने फाइंड आउट करना है उसके हिसाब से जाएंगे। अब पहले वाले एग्जाम्पल में हमें कितने टर्म्स फाइंड आउट करने थे, 3 टर्म्स करने थे, इसलिए हमने क्या लिया, ए माइनस डी, ए प्लस डी, पहला वाला रो, टेबल के अंदर का पहला वाला रो, ठीक है। अब ये वाले एग्जाम्पल के लिए देखो जी, हमें 4 टर्म्स आर इन एपी दिया है, तो यहाँ पर पहला वाला रो नहीं है, अब सेकंड वाला रो रहेगा। तो यहाँ पर हम सीधा स्टार्ट करेंगे भाई सॉल्यूशन के लिए। लेट a minus 3d, a minus d, a plus d and a plus 3d are 4 terms in an arithmetic progression में let assume कर ही लेते हैं अब तो। ये क्लियर है? अब पहला वाला जो कंडीशन है वो किससे के अकॉर्डिंग दिया है जी, सम के लिए दिया है। क्या बोला है जी, सच दैट देयर सम इज 36। इन सब का एडिशन कर लेते हैं, ए प्लस सॉरी माइनस से पहले कुछ भी ले लो, अगला वाला ले लिया, ए माइनस 3d प्लस ए माइनस डी प्लस ए प्लस डी प्लस
ए प्लस 3d इज इक्वल टू क्या रहेगा 36। कुछ कटता है क्या? -3d प्लस 3d कटेगा, -d प्लस d कटेगा, हमें क्या मिलेगा 4a मिलेगा। तो 4 टाइम्स ऑफ a इज इक्वल टू 36। तो भाई a का वैल्यू क्या मिला हमें 9 मिल गया। इसको लॉक कर देते हैं। इसको हम यूज़ करेंगे कब यूज़ करेंगे भाई? जब हमें क्या बोला है भाई, एक रेशो से रिलेटेड कुछ तो दिया है लाइक ओके। अब यहाँ पर ये लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करो, यू विल फाइंड आउट ये जो थ्योरी में दिया है उसको मैथमेटिकल प्रेजेंटेशन में कन्वर्ट करना काफी जरूरी है। अगर रेशो बोला है तो क्या रहेगा, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर रहेगा, बेसिकली 9:10 के हिसाब से रहेगा, ठीक है, लाइक P/Q, ठीक है। अब P क्या है, प्रोडक्ट ऑफ एंड्स, एंड Q क्या है जी भाई, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। अभी एंड्स एंड मीन्स पता होना चाहिए, ठीक है। एंड्स मतलब एंड वाले, ठीक है, आगे से पहला और पीछे से पहला, ये क्या रहेंगे एंड्स रहेंगे। मीन्स मतलब अंदर वाले, अंदर वाले मतलब कौन रहेंगे, ये रहेंगे, ठीक है। तो दीज आर पार्ट ऑफ एंड्स एंड दीज आर पार्ट ऑफ मीन्स। तो अब ये क्या बोल रहा है, रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ द एंड्स विथ प्रोडक्ट ऑफ द मीन्स इज 9:10। ये क्लियर है? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ द एंड्स मतलब हमारा a-3d इंटू a प्लस 3d, रेशियो बोला है ना, तो भाई डिवाइडेड बाय विथ प्रोडक्ट ऑफ मीन्स मतलब a-d इंटू a प्लस d। ये क्या दिया है जी 9:10, 9:10। ये क्लियर है? ये इक्वेशन ओरिजिन कहाँ से हुआ वो समझ में आ गया। ये जो पार्ट रहता है ना, दिस इज नॉट पार्ट ऑफ मैथमेटिकल इशू। यहाँ मैथमेटिकल इशू नहीं जाता स्टूडेंट्स को, लैंग्वेज वाला इशू जाता है। रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एंड्स विथ प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, सर इसका मतलब क्या है, कैसे लेकर चलेंगे इसको, पार्ट बाय पार्ट में जाओ, समझ में आया हमने कैसे लिया। इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने से पहले क्या हम a का वैल्यू डाल सकते हैं, क्या हम a का वैल्यू डाल सकते हैं? a का वैल्यू इज 9। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 9 माइनस 3d, ओके, a का वैल्यू सीधा इधर ही 9 पकड़ के चलो, नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं। a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, तो बेसिकली ये हो जाता है भाई 9 स्क्वायर माइनस 3d का स्क्वायर। 3d का स्क्वायर क्या रहेगा 9d स्क्वायर डिवाइडेड बाय 9 माइनस डी 9 प्लस डी, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, अगेन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये बन जाता है भाई 9 स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। नाउ दिस इज इक्वल टू 9/10, ठीक है। ये राइट हैंड साइड हो गया क्या? ओके, क्रिस क्रॉस कर लेते हैं। ये क्या हो जाएगा 10 मल्टीप्लाइड विथ 9 स्क्वायर माइनस 9d स्क्वायर मतलब 81 माइनस 9d स्क्वायर इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाइड विथ दैट, तो 9 मल्टीप्लाइड विथ 81 माइनस डी स्क्वायर, ठीक है। मतलब ये 9 इंटू 81 10 इंटू 81 करते नहीं बैठते, किया तो भी कुछ पंगा नहीं है, ईजिली आ जाएगा, हमें पता है सबके वैल्यूज। 10 इंटू 81 810 माइनस 9 इंटू 10 90 डी स्क्वायर, यहाँ पर 9 इंटू 81 729 माइनस 9d स्क्वायर, हमें d को आइसोलेट करना है, ठीक है। तो यहाँ का -90 उधर जाएगा तो +90, तो देखो क्या हो जाता है 810 माइनस 729 इज इक्वल टू 90d स्क्वायर माइनस 9d स्क्वायर, यहाँ पर बचेगा भाई 81d स्क्वायर, यहाँ पर क्या बचता है भाई अपना 81, बिकॉज दिस इज नथिंग बट 10 टाइम्स ऑफ 81 माइनस 9 टाइम्स ऑफ 81, बचा क्या 1 टाइम्स ऑफ 81, 81 कैंसिल, तो भाई डी स्क्वायर क्या मिला +1, तो डी क्या रहेगा ±1 रहेगा, ठीक है। ए पता चल गया यहाँ पर, और यहाँ पर हमें क्या पता चल गया भाई डी पता चल गया फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। ये जो हमने अज्यूम किया था ना शुरुआत में, लेट
हमारे क्या बन जाएंगे, ए माइनस थ्री डी, ए माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस थ्री डी। अगर आप डी इज इक्वल टू अगर प्लस वन लोगे और ए क्या है जी हमारा ऑलरेडी पता है 9, तो 9 माइनस थ्री 6, ये बन जाएगा 8, ये बन जाएगा 10 और ये बन जाएगा 12। और यही अगर आपने डी इज इक्वल टू माइनस वन लिया तो ये बन जाता है भाई 12, ये बन जाता है 10, ये बन जाता है 8, ये बन जाता है 6। ये क्लियर है? Three numbers are in arithmetic progression. ओके, ये क्वेश्चन मैं सॉल्व नहीं करने वाला, आपको ही करना है, इजी दे रहा हूँ। 3 numbers are in AP such that their product is 693 and sum of their product in pairs is 232. Find these 3 numbers. टेबल को अगर रेफर करोगे भाई, हमें कितने टर्म्स फाइंड आउट करने हैं? 3। तो हमारे टर्म्स क्या रहेंगे? ठीक है, जस्ट एक रफ अप्रोच बता रहा हूँ, अगर यहाँ पर सॉल्व नहीं हुआ तो होमवर्क के लिए रख लो। ठीक है, पहली चीज क्या बोली है? देयर प्रोडक्ट इज 693। मतलब एक बात तो पता चली कि तीनों का प्रोडक्ट इज 693। तो भाई हमने सीधा लिख दिया भाई a माइनस डी इंटू ए प्लस डी इज इक्वल टू क्या है जी? 693। ये इसको सॉल्व करोगे तो हमें क्या मिलेगा जी? इक्वेशन नंबर 1 मिलेगा। अब तक जो क्वेश्चंस थे वहां पर सीधा हमें ए का वैल्यू मिल रहा था पहले इक्वेशन में, यहाँ पर वैसा नहीं हो रहा। रीजन क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है। नेक्स्ट क्या पूछा है? सम ऑफ देयर प्रोडक्ट इन पेयर्स। जब भी ऐसा स्टेटमेंट आता है, लाइक जब भी ऐसा स्टेटमेंट आता है, ये ईच के पहला वाला पार्ट है ना, उल्टा जाने का, सबसे पहले क्या करना है भाई? पेयर देखना है। पेयर के अंदर क्या हो रहा है? प्रोडक्ट। पेयर में कितने लोग आ रहते हैं? 2। तब दो में क्या करना है? प्रोडक्ट करना है। अरे प्रोडक्ट का क्या करना है? सम करना है। मतलब बेसिकली ये प्रोडक्ट प्लस ये प्रोडक्ट प्लस ये प्रोडक्ट,
इज इक्वल टू 232, समझ में आया? तो दिस इंटू दिस मतलब a इंटू ए माइनस डी प्लस दिस इंटू दिस a इंटू ए प्लस डी प्लस दिस इंटू दिस a माइनस डी इंटू ए प्लस डी इज इक्वल टू वॉट 230। ये क्या दिया जी क्वेश्चन नंबर 639 लिखा गया, आ गया 693। ये समझ में आया अप्रोच कैसे करना है? हिंट पता चला? चाहे तो हिंट लिख लो और क्वेश्चन ये होमवर्क के लिए ले लो। यहाँ तक किसी को कोई डाउट सिलेक्शन ऑफ टर्म्स के लिए? ओके, आज हम यहीं पर रुकेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या कर रहे हैं बताता हूँ। हमने एक एपी के मामले में जितना देखना चाहिए उतना देखा। डेफिनेशन में पता चला भाई कॉमन डिफरेंस रहता है डी की ज़रूरत है, बट सिर्फ डी पता रहे तो भी काम नहीं होता, हमें ये एपी शुरू कहाँ से हो रहा है वो पता चाहिए। तो ए एंड डी प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल। क्यों पता चल गया हमें आज ए एंड डी क्यों इंपॉर्टेंट है। सिलेक्शन ऑफ टर्म्स बहुत ज़रूरी है। हमने अगला पार्ट देखा भाई जनरल टर्म ऑफ एन एपी, nth टर्म देखा था। nth टर्म का सीधा फॉर्मूला है जी a प्लस एन माइनस 1 टाइम्स ऑफ d। स्पेशल केस रहता है nth टर्म फ्रॉम द एंड, बट हम उसके ऊपर जाने से पहले प्रॉपर्टीज देखें। कितने प्रॉपर्टीज है टोटल? 6। पहला प्रॉपर्टी बोलता है अगर हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करें सेम कांस्टेंट एपी के ऊपर फर्क नहीं पड़ता, एपी वैसा का वैसे ही रहता है। सेकंड प्रॉपर्टी अगर हम नॉन जीरो कांस्टेंट के से मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड कर देंगे तो भाई रिजल्टेंट सीक्वेंस भी एपी ही रहेगा विथ डी इंटू के और डी डिवाइडेड बाय के एज अ कॉमन डिफरेंस। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इन अ फाइनाइट एपी इफ द ऑर्डर इज रिवर्स देन रिजल्टेंट सीक्वेंस इज आल्सो एन एपी, बस डी की जगह पर अब क्या आएगा माइनस डी आएगा। Next, in a finite AP, sum of terms equidistant from the beginning and the end is always constant, and it is equal to sum of first and last term. Finite AP है तो last term आएगा ही आएगा। Next, in an AP, if terms are selected at regular intervals, then resultant sequence is also an AP। यहाँ पर common difference क्या है? Depend on regular intervals पे, ठीक है। Next, if A, B, C are in AP, then 2 times of B is equal to A plus C, या फिर हम बोलते हैं B is equal to A plus C by 2। यहाँ तक क्लियर है? और इसके बाद हमने देखा भी nth टर्म फ्रॉम द एंड, स्पेशल केस ये तभी होता है जब हमारा एक फाइनाइट एपी रहता है। तो लेट हमारे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आर m, देन nth टर्म फ्रॉम द एंड इज m माइनस n प्लस 1th टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग। तो हमारा फॉर्मूला बन जाता है भाई nth टर्म फ्रॉम द एंड के लिए a प्लस m माइनस n टाइम्स ऑफ d। प्रॉपर्टी 3 अप्लाई भी कर सकते हो, उसके ऊपर हमने एक एग्जांपल भी देखा। नेक्स्ट, हमेशा अगर नंबर ऑफ टर्म्स एपी के ऊपर कुछ भी क्वेश्चन पूछा जाए तो भाई टर्म्स के बीच में रिलेशन वाले क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हमने अभी कुछ देखे, तो हमारा नया वाला टॉपिक हमने देखा दैट इज सिलेक्शन ऑफ टर्म्स फॉर एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। 3 रहेंगे, 4 रहेंगे, 5 रहेंगे, उसके अकॉर्डिंग हम टर्म्स का सिलेक्शन करेंगे। करके अप्लाई कैसे करते वो हमने देखा। जनरली वी गेट ओनली हाउ मेनी इक्वेशंस फ्रॉम गिवन डेटा? 2 इक्वेशंस, इसलिए हम सिर्फ 2 टर्म्स को ही फाइंड आउट कर सकते हैं। और ये 2 टर्म्स हम क्या चूज कर रहे हैं? ए एंड डी। ये क्लियर है? ओके, कल हम देखेंगे भाई सम सीरीज। अगर कोई एपी रहेगा और उसके एन टर्म्स का अगर हम एडिशन करेंगे तो कैसे निकालते हैं, ये क्लियर है? ओके, आज यहीं पर रुकते हैं।